हमारे खास मेहमान हैं। चूंकि हम बात कर रहे हैं रियल हीरोज की, तो जनता के बीच में रियल हीरोज होते हैं जनप्रतिनिधि, जो उनका ख्याल रखते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं, उनकी तरक्की कैसे, उनके क्षेत्र की तरक्की कैसे हो। और जब बात छत्तीसगढ़ में आदिवासी अंचल की हो तो फिर मुद्दा बेहद खास हो जाता है। इसलिए हमारे साथ में आज खास मेहमान हैं केदार कश्यप जी, छत्तीसगढ़ सरकार में वन मंत्री हैं, जलवायु परिवर्तन मंत्री भी हैं। और बहुत स्वागत आपका केदार कश्यप जी। आदिवासी छत्तीसगढ़ की पहचान है और आप जिस इलाके से आते हैं, नारायणपुर, अबूझमाड़, आपका पूरा परिवार राजनीति में और बस्तर की सेवा में हमने देखा, सुना, पढ़ा है कि आपके पूरे परिवार ने पूरा जीवन बस्तर के लिए लगा दिया। आज जब आप रमन कैबिनेट में भी रहे, आज साई कैबिनेट में हैं, क्या देखते हैं? इतने लंबे सफर को अपने कैसे देखते हैं? देखिए, आज का जो छत्तीसगढ़ है, निश्चित तौर पे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है और उनके सपनों के अनुरूप हमारी छत्तीसगढ़ को गढ़ने का कार्य हमारी सरकार ने लिया है। 15 वर्षों में जो सुविधाएं हमको निचले स्तर तक पहुंचानी थी, चाहे दूसरा चक्र निर्माण हो, चाहे जनहित के मामले हो या उनके समस्याओं का निराकरण के विषय हो, इसको बड़े तत्परता के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। 2003 से लेकर के 2018 तक डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने जिस तरीके से ऊंचाइयों को छुआ और उसके पश्चात 18 से लेकर 23 की स्थिति को भी हम लोगों ने देखा, किस तरीके से लोग हर चीज के लिए धरना प्रदर्शन करते थे। फिर अब एक फिर से पालनहारी सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय विष्णुदेव साय जी को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर लोगों के हित में काम करने के लिए भेजा, और मैं अपने मुंह से नहीं कहता, इस 8-9 महीने के भीतर में जितनी भी योजनाएं क्रियान्वित हुई हैं, मैं समझता हूं कि नए हमारे जितने भी सरकारें हैं, उन सरकारों में सबसे ज्यादा त्वरित गति से काम करने वाली सरकार है तो वो माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है। पहले की स्थिति छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी, पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या स्थिति बनती थी, किस तरीके से लोग आने से डरते थे, लेकिन अब फिर से हमारे छत्तीसगढ़ को वो पहचान मिल रही है। तो कहीं ना कहीं से लोगों का विश्वास इस हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है। और माननीय विष्णुदेव साय जी ने जो छत्तीसगढ़ को पूरे देश में प्रस्तुत किया है, आने वाले समय में देखिएगा छत्तीसगढ़ और ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। अच्छा, मोदी की गारंटी की कई सारे वादे आपने पूरे किए केदार जी, आपकी सरकार ने पूरे किए। अभी आपको क्या लगता है कि अब जब 9 महीने की सरकार लगभग हो गई तो कहां पा रहे हैं सरकार को, और क्या अभी छूटता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, मैंने पहले ही अपने उसमें कहा कि कोई सरकार जब किसी विषय को समझने की स्थिति में नहीं रह पाती, 9 महीने तक आदमी अपना अलग ही मंचमाला माइक तक ही सीमित रहता है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, विष्णुदेव साय जी ने लगातार हर वो संकल्प को पूरा किया है, चाहे मातारी वंदन हो, चाहे तेंदुपत्ता की कीमत की बात हो, चाहे धान का 21 क्विंटल का धान हो, 3100 रुपये का वो हो, या फिर हमारे अभी जो 9 लाख हमारे प्रधानमंत्री आवास की जो स्वीकृति मिली है, ऐसे अनोखो उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के सभी राज्यों को एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। और आने वाले समय में इन कार्यों को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में कर रही है। लगातार छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से
डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में अब फिर से एक अच्छे और मजबूत हाथों पर इस छत्तीसगढ़ की सरकार की बागडोर है। अच्छा केदार कश्यप जी, अभी हाल ही में जब ये बात तय हुई कि टारगेट 2026 मार्च तक ये कोशिश रहेगी कि नक्सलवाद को खत्म किया जाए, हम देख भी रहे हैं कि लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं। अभी अबूझमाड़ में ही हमने देखा कि लगातार बड़े बड़े ऑपरेशंस हो रहे हैं और बड़े नक्सली कैडर्स को मार गिराया जा रहा है। अभी मैं आपके क्षेत्र से होकर आई हूँ, मैं कुतुल तक गई थी और वहाँ से वापस होकर आई हूँ, तो हमने देखा है कि काफ़ी लोग जागरूक हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि गांव के लोग जो हैं वो कितना भरोसा कर पा रहे हैं और इसमें आप लोगों की कितनी भूमिका रहती है? देखिए, आज आपने जो बस्तर को देखा है, आज से यदि 25 साल 30 साल पहले के बस्तर को देखते तो आपको लगता कि ये कौन सा बस्तर है। वास्तव में जिस तरीके से बस्तर की प्रस्तुतिकरण पूरे अलग अलग मंचों पर हुई और जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि उस समय की सरकार ने हमारे बस्तर के लोगों को केवल और केवल, यदि दिल्ली ले जाते थे तो केवल हम लोग नृत्य और संगीत करने तक ही सीमित हुआ करते थे। लेकिन आज हमारे वहाँ के बच्चे IIT NIT या फिर हमारे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ रहे UPSC के एग्ज़ाम में वो कम्पीट कर पा रहे हैं। नक्सलवाद कहीं ना कहीं से जिस तरीके से सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, और जहाँ तक पिछली सरकार थी न तो उनकी इच्छा थी न उनके पास शक्ति थी, और शक्ति भी थी तो उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते थे। पुलिस का पूरी तरीके से मनोबल गिरा हुआ था। आज पुलिस बिल्कुल नक्सलियों के ठिकाने पे जाकर के उनके साथ में मुठभेड़ कर रही है, और इन 8-9 महीने के भीतर में 150 से 200 कोर नक्सली मारे गए हैं, लगातार बैकफुट की ओर है। और आने वाले 2026 में निश्चित तौर पर मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म होगा, और माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो अंतिम छोर है उस अंतिम छोर तक सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रम का सीधे मॉनिटरिंग हो सकेगी। तो समाधान इसका नक्सलवाद का समाधान क्या मांगे, या खात्मा कैसे होगा? सिर्फ क्या ऐसे ही काउंटर करके उनका, या क्योंकि चर्चा इस बात की है कि नई सरेंडर नीति भी आप लोग ला रहे हैं, किस तरह से? नई सरेंडर नीति तो है, नियत निर्धारण के माध्यम से हम लोग वहाँ पर कैंप खोल करके उनके सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं, उनके क्षमता विकास के केंद्र हम लोग खोल रहे हैं, उनके आजीविका के दृष्टि से क्या क्या हो सकता है उसकी दृष्टि से काम कर रहे हैं, वहाँ के एजुकेशन, हेल्थ, इन सारी चीज़ों को लेकर के सरकार के पास में मास्टर प्लान है। वहाँ सड़कों का निर्माण हो, सारी चीज़ों की सुविधा वहाँ तक पहुँचे। जो लोग पहले कहते हैं अपने जगदलपुर को नहीं देख पाए थे, एक समय तो 2001 के पहले, राज्य बनने के पहले पूरा बस्तर जो आज 7 जिलों में विभक्त है वो केरल से बड़ा एक जिला हुआ करता था, और किस तरीके से वहाँ पर आदान प्रदान होता था, किस तरीके से वहाँ पर लोगों को सुविधाएं पहुँचाते थे। लेकिन अब स्थितियाँ अब बेहतर होती जा रही है, और उन क्षेत्रों में सारी सुविधाओं का, चाहे नेट कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, हर दृष्टि से हम वहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और हमें बड़े संतुष्टि भी मिलती है कि हमारी सरकार ने उन क्षेत्रों पे, चाहे मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, चाहे जिलों का निर्माण हो, चाहे तेंदुपत्ता की कीमत हो, इन सब चीज़ों की पहली चिंता करने वाली कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, इसी में एक जुड़ा सवाल मेरा है पुनर्वास को लेकर। आप लोगों ने कहा कि एक मास्टर प्लान है, बस्तर विकास प्राधिकरण भी बना है, बस्तर के जनप्रतिनिधि हैं अच्छे खासे, इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनता ने वहाँ चुना है। तो क्या लगता है आपको कि पुनर्वास के लिए बस्तर के जितने जनप्रतिनिधि हैं वो क्या एक सुझाव लेकर के पूरी सरकार में बैठ के बता रहे हैं कि कैसे काम होना चाहिए? क्योंकि एक सच्चाई ये ज़रूर है कि कैंप खुल रहे हैं, सरेंडर बहुत हो रहे हैं,
नक्सलियों की बौखलाहट भी दिख रही है कि कुछ लोगों को अपने गांव छोड़ के आना पड़ता है। ये सच्चाई है कि बहिष्कार हो जाता है, बाहर आना पड़ता है, नारायणपुर में आके रहने को मजबूर होते हैं। तो ऐसे में उनको कितना इंतजार, उनके लिए कैसे काम करेगी सरकार? नहीं, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि उनको वहाँ से विस्थापित करके हम मुख्यालय तक लाएं। हम सुविधाएं वहाँ तक पहुँचाएं और वहाँ पर लोग आने वाले समय में 2026 के बाद वो अपने घरों में जाएं। वहाँ अपने खेत है, वहाँ पे जो शिक्षा के संस्थान है वो वहाँ पर वो करें। ये सारी सुविधाएं हम पहुँचा कर देंगे और लगातार हमारा उद्देश्य है कि वहाँ सरकार की जितनी भी योजना है वो वहाँ तक पहुँचे। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। मैंने पहले कहा नक्सलवाद के लिए पुलिस का जो गतिविधि है, कार्यक्रम है, वो अलग चलेगा। जो जिस तरीके से मानेगा उस तरीके से उसको मनाया जाएगा। हमने पहले ही कहा कि हम बुलेट पे नहीं बैलेट पे विश्वास करते हैं और उसके तहत में नक्सलाइट हमारे लोकतंत्र के साथ में आए और आकर के अपनी बात रखें। आज भी हमारे रास्ते खुले हैं, हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन कभी कभी उनका आड़ लेकर के जिस तरीके से अलग अलग गतिविधियां होती हैं तो वो दुर्भाग्यजनक है। लेकिन अब नई पीढ़ी है, अब बहुत कुछ सीख रही है, समझ रही है। पहले की स्थिति अलग थी। मैंने कहा कि 2006-07 में हमारे वहाँ पर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हमारे 2006-07 में हुई। हमारे सड़कों का स्थिति खराब थी। पहले तो सुकमा कोंटा जाना मतलब एक तरीके से किसी को काला पानी की सजा होती थी, लेकिन अब स्थितियाँ अब वहाँ पर बेहतर हो रही है। अच्छा, 2023 के विधानसभा चुनाव के वक्त में विकास का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा आप लोगों ने बनाया था। लगातार ये भी कह रहे थे कि एक ईंट तक पिछली सरकार ने नहीं रखा। विकास मॉडल क्या है अब आपकी सरकार का? विकास मॉडल क्या है? क्योंकि आप लोग 2047 का विजन डॉक्यूमेंट भी लाने जा रहे हैं, तो क्या है आप लोगों का मॉडल? आप लोग कैसे छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करने वाले हैं? देखिए, जिस तरीके से पिछली 5 साल में लोगों का विश्वास सरकार से हट गया था, लोग सरकार नाम की चीज को नहीं जानते थे, केवल नाच कूद करके ही पूरा 5 साल निकल गया था। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, अब बहुत कुछ बेहतर होती जा रही है और हमारा आने वाले 2047 तक जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है उसके तहत में हमारी जितनी भी सुविधाएं वो निचले स्तर तक पहुंचाने का है। लोगों का आय शक्ति में हम वृद्धि करें, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से उनको बेहतर सुविधाएं हम प्रदान करें, ये हमारा उद्देश्य है। उसके लिए हम लोगों ने शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम हम लोगों ने कहते हैं उसके लिए प्लान किया हुआ है। और जो हमारा आज का कहते हैं बजट है उसको हम आने वाले समय में हम 5 गुना हम बड़ा करेंगे। हम लगभग 5 लाख करोड़ का हम बजट हम इसको प्रावधान करेंगे। जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो हम लोग पूरे विश्व में हमारी जो कहते हैं जीडीपी थी वो 11वें-12वें नंबर पे थी। आज वो सीधे 5वें नंबर पे है। तो आने वाले समय में जब देश के प्रधानमंत्री जी का जब सपना है कि 2047 में जब भारत देश की आज़ादी का 100वां स्वर्णिम जयंती मना रहा होगा, तब हम छत्तीसगढ़ वासी भी हम उनके साथ में हों। और ये केवल पीएम साहब के करने से नहीं बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी भारत का ही अंग है। यदि हम इन सब चीज़ों की चिंता करेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में आगे आएगा। अच्छा, आपने अभी खेल की बात की थी, तो जो बस्तर के बच्चे हैं वो इनबॉर्न बड़े टैलेंटेड होते हैं स्पोर्ट्स को लेकर। तो और हमने नारायणपुर का मलखंभ भी देखा है, दुनिया मतलब पूरे देश ने देखा है। और नारायणपुर के बच्चे जब बड़े बड़े चैनल्स में रियलिटी शोज में जाते हैं तो अबूझमाड़ का नाम रोशन होता है, मैराथन की चर्चा होती है, तब वो नक्सलवाद का साया थोड़ा फीका पड़ जाता है। ऐसे में आप क्या कहेंगे कि वहाँ खेल को आगे बढ़ाने के लिए क्या योजना लेकर के चल रहे हैं? देखिए, अभी जिस तरीके से वहाँ पर हम लोगों ने बड़े बड़े स्पोर्ट के वहाँ पर कार्यक्रम चालू किए हैं। अभी कुछ ही समय पास वहाँ पे बस्तर ओलंपिक भी चालू होगा और उसमें
हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं वो उनको हम लेकर के सामने आएंगे। इसके अलावा हमारे जो मैदान हैं उनका हम निर्माण कर रहे हैं, इंडोर स्टेडियम का निर्माण कर रहे हैं। जिला मुख्यालय स्तर तक हम लोग इंडोर स्टेडियम लेकर आ गए हैं पूरे सभी जिला मुख्यालय में, 7 जिलों में। और हमारी प्रतिभाएं आगे आ रही है। आर्चरीज के मामले में मैं बताता हूं कि हमारे बच्चे जिस तरीके से सटीक निशाना साधते हैं वो मतलब बहुत कम समय में इतना मतलब उपलब्धि हासिल कर लेते हैं। फुटबॉल के मामले में यदि हम बात करें तो आज जिस तरीके से हमारा नारायणपुर का क्षेत्र है या फिर हमारा हॉकी के दृष्टि से हम लोग बात करें, इस दृष्टि से लगातार हमारे क्या लगते हैं बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आज नेशनल हमारे बच्चे खेल के आ रहे हैं। हमारे जिसकी आपने बात की मलखम्ब के बारे में, तो मलखम्ब का भी हमारे एक आज मना हुआ है। और हमारे बच्चे जो अब अलग अलग मंचों पर उसमें पुरस्कार जीतते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि इसकी शुरुआत हमारी सरकार के माध्यम से हुआ था, हमारी सरकार के सपोर्ट के माध्यम से हुआ था। और जो बच्चे वहाँ पर अपना प्रदर्शन करते हैं वो पीवीटीजी ग्रुप के हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति के हमारे बंधु हैं, जहाँ पहले कोई पहुँच नहीं पाता था और उनके लिए एक कहा जाता है कि वो राष्ट्रपति जी के दत्तक पुत्र हैं और उस दृष्टि से उनको किया जाता था। तो उनके विकास के लिए लगातार सरकार काम कर रही है और आज हर्ष का विषय है कि हमारे वो बच्चे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने परचम फहरा रहे हैं। और फुटबॉल ग्राउंड की बात करें तो आप एक बार नारायणपुर में भी आकर देखिए। नारायणपुर में हमारे रामकृष्ण मिशन का जो ग्राउंड बना हुआ है बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। उसी तरीके से हमारे जगदलपुर का है या फिर बीजापुर का है, दंतेवाड़ा का है, सभी जगह पर हम लोगों ने खेल के सुविधाओं का विस्तार की दृष्टि से लगातार काम किया है। अच्छा, वन महकमे के आप मंत्री हैं और ये सवाल बहुत ज़रूरी भी हो जाता है और अभी के वक्त में तो और ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हाथी मानव द्वंद्व से प्रभावित बहुतायत में लोग हैं यहाँ। कैसे हाथी मानव द्वंद्व को रोका जाए, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा एक सेमिनार भी इस पर आयोजित हुआ था, कई सारे नवाचार भी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ के खासतौर पे हाथी प्रभावित इलाकों में। इस दिशा में कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में लगभग 350 से ऊपर हमारे यहाँ पर हाथी विचरण करते हैं और ये पूरा छत्तीसगढ़ हाथियों के रहवास का क्षेत्र है। और एक तरीके से देखें तो हाथी हमारे लिए एसेट है, संपत्ति है और उसको भी हमको सुरक्षित करके रखना है। हाथी मानव द्वंद्व कम हो इसके दृष्टि से हम लगातार अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और हर्ष का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हाथी के गोठ का उल्लेख जो हमारे छत्तीसगढ़ में चलता है रेडियो के प्रसारण के माध्यम से, उसका उन्होंने अपने मन की बात में भी किया था। इसके अलावा भी हम गजेप और अनेक जो विधि है, चाहे मधुमक्खी पालन का हो या फिर और अनेक जो हमारे हाथियों से हम सुरक्षित रख सके, इसके दृष्टि से लगातार काम कर रहे हैं। अभी हमारे ये जो क्षेत्र है, पहले आप सुनते रहे होंगे कि महासमुंद है या गरियाबंद है, इवन धमतरी है, अभी विचरण कर रहे हैं हाथी इधर भी कुछ दिन। मंदिर हसौद तक भी आ गया था एक बार। हाँ, एक बार आ गए थे, लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस आ गया। भाई ये पूरा जंगल क्षेत्र है। यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 44% वनाच्छादित क्षेत्र है और देश का तीसरा सबसे बड़ा जंगल का एरिया है। तो आप मान के चलिए कि हाँ, हाथी भी होंगे, शेर भी होंगे, आगे बहुत सारे वन्य जीव भी होंगे। तो उनको सुरक्षित रखने का भी रख के काम करने का भी हमारा दायित्व बनता है। और ये बेहद खास बात है कि छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी अंचल में जहाँ जंगल सबसे ज्यादा है, वहाँ आदिवासी आज भी उन्हीं जंगली जानवरों के बीच में बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं। आज भी ऐसे उदाहरण दिख जाएंगे। अच्छा, एक बात ये कि जंगल की जब बात हुई है तो वनोपज का जिक्र कर लेते हैं कि वनोपज जो छत्तीसगढ़ का है, हमने तो महुआ का लड्डू जिसको खूब पसंद किया गया, आप
कोई किस्सा बताएंगे कि आप तो पूरा बचपन आपका वहीं बीता है, तो जो वनोपज है आज उसका वैल्यू एडिशन हो करके वो कितना अनमोल हो गया है? कुछ सेल्फी का भी किस्सा है शायद। देखिए, पहले तो आपने कहा ना कि हमारा जो वन्य जीवों के साथ में किस तरीके से हमारे संबंध रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने बहुत समय तक यहाँ पर जो रहे हैं वन्यों के साथ में रहे हैं। यदि मैं बात कहूँ, मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ वहाँ पर गढ़बेंगाल चेंदरू आप जानते हैं, चेंदरू तो बाघ के साथ खेलता था। कोई यकीन करेगा कि वो बाघ के साथ खेलने वाला कहते हैं वो होगा? लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसी प्रतिभाएं रही हैं। और जहाँ तक हमारे वनोपज की बात है तो लगभग 67 प्रकार के हमारे वनोपज आज हमारे उनका खरीदी राज्य सरकार के माध्यम से किया जाता है और उनका मूल्य हमारे जो वनवासी बंधु हैं वहाँ तक हम पहुँचाने का भी काम करते हैं। पूरे प्रदेश में यदि हम बात करें तो तेंदुपत्ता की यदि हम बात करें, इस बार हमारा तेंदुपत्ता हम लोगों ने लगभग 5,500 रुपया मानक बोरा हमने खरीदा और 1,000 करोड़ रुपए से हम लोगों ने क्या कहते हैं परचेस किया है। लगभग 15 से 17 लाख मानक बोरा हम लोगों ने तेंदुपत्ता खरीदा है। एक यही उदाहरण बता। एक समय ऐसा होता था कि हमारे यहाँ पर जो वनोपज थे, वनोपज को बेच करके लोग अपने जरूरत की चीज़ों को खरीदा करते थे, सामग्री लिया करते थे। आपने कभी हमारे स्पीच में सुना भी होगा कि हमारे 4 चिरौंजी के बदले में नमक दिया जाता था। उसी को आधार मान करके हमारी सरकार ने नमक देना प्रारंभ कर दिया और ये चीज हमने भी अपने आंखों से देखा कि नमक सरकार तो थी नहीं हमारी, नमक के कारण से हमारे लोगों को किस तरीके से ठगी का सामना करना पड़ता था। चाहे वो 4 चिरौंजी हो, चाहे अपना धान हो, चाहे इमली हो, महुआ हो, टोरा हो, इसको वो उचित मूल्य नहीं मिलता, नहीं उसको अल्टी पल्टी करते थे। आप 1 किलो नमक दोगे, मैं 1 किलो आपको चिरौंजी दूंगा, ये स्थिति हो रही थी। तो अब स्थितियाँ बेहतर हो रही हैं, लोगों को जागरूक भी हो रहे हैं, लोगों को वो सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं। तो उसके कारण से इस सारे जो इस तरीके से जो व्यापार थे वो सारे के सारे अब बंद हो गए हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि जब भी बात होती है छत्तीसगढ़ में खेती किसानी की, अच्छी पैदावार की, अभी धान खरीदी भी शुरू करने वाले, तो सिंचाई की बात जरूर आती है। आप जल संसाधन विभाग का भी जिम्मा संभालते हैं, उस मुहाने पे कहाँ खड़ा है छत्तीसगढ़? क्योंकि हमने देखा कि बहुत सवाल खड़े हुए हैं पहले। देखिए, सिंचाई के सुविधा के विस्तार के लिए हम लगातार अभी हमारा फोकस सिंचाई पर है मेरे जल संसाधन के दृष्टि से, और प्रतिवर्ष हम लगभग 50,000 हेक्टेयर हम सिंचाई की सुविधा बढ़ाने की दृष्टि से हम लोगों की कार्य योजना है। मैं आपको बताऊंगा कि हमारे बस्तर संभाग की एक मध्यम सिंचाई परियोजना जो कोसा टेढ़ा, मैं बचपन से देख रहा था उसको कब पूरा होगा, और मुझे नहीं मालूम था कि वो मैं विधायक बनूंगा, हमारी सरकार बनेगी तब जाके वो पूरा होगा। लगभग 35 साल के बाद वो हमारा कोसा टेढ़ा मध्यम सिंचाई योजना पूरा हुआ। और बहुत सारे हमारे जो इधर चाहे सरगुजा की बात हो, चाहे बस्तर की बात हो, यहाँ पे सिंचाई सुविधा किस तरीके से और बढ़ाएं। हमारी पुरानी जो सिंचाई योजनाएं जो आज लंबित है या आधी अधूरी है, उनको पूरा हम करने का भी हम लोगों ने योजना बनाई है, लक्ष्य हम पूरा करेंगे। उसके साथ हमारा सिंचाई का जो विस्तार है वो ज़्यादा बढ़े। अभी लगभग 21,53,000 हेक्टेयर हम सिंचाई कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। तो सुविधा बढ़ाने की दृष्टि से हम लोग सिंचाई सुविधा बढ़ाने की दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं, और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में हम उन क्षेत्रों में भी जहाँ तक सिंचाई की सुविधा नहीं पहुँची वहाँ तक हम सिंचाई की सुविधा हम बढ़ाएंगे। और बड़े जो हमारे लैंड एक्विजिशन के मामले रहते हैं वो भी बहुत समय से लंबित हैं, उनको भी हम क्लियर करेंगे ताकि हमारी योजनाएं जल्द से जल्द पूर्ण हो सके। और हमारे जितने भी सिंचाई की बड़ी परियोजना है, उन परियोजनाओं के माध्यम से हम पानी अंतिम छोर तक पहुंचाने का हमारा काम रहेगा। ठीक।
एक आखिरी सवाल आपसे करना चाह रही हूँ मैं। आप नारायणपुर से आते हैं और नारायणपुर में ओरछा से जो सड़कें हैं उसको लेके हमने पिछली कांग्रेस सरकार में भी खूब देखा कि लोग वहां मांग करते रहे। उस समय तो आपके हाथ बंधे थे, लेकिन अब लोग बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कि भाई सड़कें थोड़ी अच्छी हो जाए, तो अब बारी आएगी। बिल्कुल, और निश्चित तौर से उनका मांग करना जायज़ है। मैं भी वहाँ पर होता तो मैं भी वहाँ पर इस चीज़ की मांग करता, क्योंकि वो लोग जिस तरीके से वहाँ पर आवागमन के लिए जो एकमात्र सड़क है, वो सड़क जो बाधित है, गड्ढे से भरा हुआ है। और हम लोगों का ये जो समय है पूरा, क्योंकि सड़क हम लोगों ने ही बनाया था वहाँ पर 5 साल पहले, और उसके बाद जो उसकी गति हुई उसके कारण से लोग अब आक्रोशित हैं। मैंने उनसे आग्रह भी किया है कि वो जल्द से जल्द उसमें आए और उनकी हम सड़क को हम पूरा करके देंगे। करना है हमें, चाहे वो कोंडागांव से लेकर के नारायणपुर हो, नारायणपुर से लेकर कस्तूर मेटा तक हो, या फिर नारायणपुर से लेकर के अंतागढ़ हो, नारायणपुर से लेकर के छोटे डंगर होते हुए ओरछा हो। हमारा तो ये भी है कि हम इधर से सीधा बारसूर की ओर भी हम सड़क को निकालें, और उसके लिए हमारी योजना बनी हुई है और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि उस क्षेत्र में हम सड़कों का जाल बिछाएं। मैं बताऊं कि पिछली मैं इसलिए बता रहा हूं, पिछली सरकार में मात्र 3 सड़कें बनी थी वहां पर नारायणपुर जिले में, मात्र 17 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। सरकार का उद्देश्य देखिए, और हमारे केंद्र के माध्यम से, चाहे जनमन योजना के माध्यम से, अभी लगभग 42 सड़कें वहाँ पर स्वीकृत हुई है। तो सरकार का उद्देश्य होना चाहिए कि उन क्षेत्रों पर सड़कों का विस्तार करें, और हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। फिर से एक बार मैं भारत रत्न हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करता हूँ। अभी उन्होंने कहा ना कि हम अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, जिनके कारण से हमारा छत्तीसगढ़ बना है, जिनके कारण से आज हमारे वहाँ की सड़कें बन रही है। नहीं तो प्रधानमंत्री सड़क योजना चालू नहीं होती तो आज भी वो हमारे लोग वहाँ पर उस चीज़ से वंचित रह जाते हैं।